एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। अभी तक हम सभी लोगों ने कुल 2 सीरीज़ देखा है, जिसमें से 21 प्रश्नों का उत्तर मैंने बताया, आपके सामने रखा। ये तीसरा सीरीज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज को आप देखें तो 2 और ये सीरीज मिला के टोटल 3 सीरीज आपके सामने हो जाएगा। और इन 3 सीरीज को जब आप पढ़ लेंगे तो आप खुद से ये बात समझ सकते हैं कि तीनों सीरीज मिला के टोटल 15 से 10 नंबर इससे आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, उन सभी बच्चों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आप लोगों के लिए हम बेहतर क्लास जो है उपलब्ध कराने का जो प्रयास हमारा है ये रहेगा। बहुत बच्चे का डिमांड है कि सर लॉजिक गेट कब से ला रहे हैं। लॉजिक गेट कल या परसों आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं उपलब्ध करवा दूंगा, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें, इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें। तो चलते हैं सीरीज़ 3 की ओर। सीरीज़ 3 प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर स्पष्ट करें। मतलब आवर्धन और आवर्धन के साथ क्षमता, ये दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रश्न में कह रहा है। ये प्रश्न पिछले साल भी पूछा गया, बिहार बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ व्यतिकरण और विवर्तन लिखा है, ये गलती से टाइप हो चुका है। यहाँ पे आप कर देंगे आवर्धन और यहाँ पे कर देंगे आवर्धन क्षमता। तो व्यतिकरण के जगह पे आवर्धन और विवर्तन की जगह पे आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन का जो है नंबर 1 पॉइंट कह क्या रहा है, सुनिएगा। ये रेखीय आवर्धन है, यह कोणीय आवर्धन है। बताएं भी थे क्लास में। आवर्धन में क्या होता है, तो प्रतिबिंब के मान बढ़ने से ये बढ़ता है, भी के मान बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। और विवर्तन में क्या होता है, भी के मान के बढ़ने से ये घटता है। आवर्धन क्षमता में क्या होता है, वी के मान अगर आप बढ़ाते हैं तो आवर्धन क्षमता का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इसका जो मान होता है आवर्धन का वो प्लस माइनस इन्फिनिटी के बीच में होता है, लेकिन इसका जो मान होता है आवर्धन क्षमता का, हमने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में बताया था व्यंजक 1 + d/f, याद होगा। तो इसका जो मान होता है 1 + d/f से d/f के बीच में रहता है, यानी इसके बीच हो सकता है। और चौथा पॉइंट जो है आवर्धन का, ये कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है यह प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब लिखा हुआ, प्रतिबिंब कर लेना, प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार का अनुपात है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का जो है ना, यह अनुपात है। और आवर्धन क्षमता जो है, आवर्धन क्षमता यहाँ लिखा है वो क्या है, तो यह प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कर लेना, प्रतिबिंब तथा वस्तु के द्वारा आँख पर बने दर्शन कोणों का अनुपात है। कहोगे सर दर्शन कोण क्या होता है, तो दर्शन कोण के कारण ही कोई वस्तु आपको बड़ा या छोटा दिखाई देता है। यानी कोई वस्तु अगर आप बड़ा देख रहे हैं ना, तो इसका जो है दर्शन कोण वजह है। दर्शन कोण अगर डिफिनीशन पूछ दे तो बता देना कि किसी वस्तु मतलब ऐसा लिख सकते हो, आँख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं, और इस कोण का के कारण ही कोई वस्तु बड़ा या छोटा दिखता है। वैसे 2 ही अंतर पूछेगा, लेकिन मैंने आपको टोटल 4 अंतर बताया। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लेना। बस थोड़ा सा अंतर ये करना है, विवर्तन की जगह पे आवर्धन लिख देना और आवर्धन क्षमता की जगह व्यतिकरण की जगह पे आवर्धन लिख देना और विवर्तन की जगह पे जो है आवर्धन क्षमता तुम लिख देना। इतना बात समझ गए। टोटल प्रतिबिंब लिख लेना यहाँ पे भी प्रतिबिंब कर लेना। चलते हैं अगला क्वेश्चन 23 की ओर। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न कह रहा है कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम के नियम की 2 सीमा ही पूछेगा। टोटल में यहाँ पे 3 सीमा बताया है। सबसे पहले कूलाम का जो नियम है वो 2 बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, वही चीज़ लिखा है। या सभी बिंदु यहाँ सभी लिखा है, यहाँ 2 कर देना। कूलाम के नियम 2 बिंदु आवेशों के लिए सत्य, याद है हमने साबित करके बताया था। Q1 Q2 दोनों के बीच का जो दूरी था r था, फिर F समानुपाती Q1 × Q2 है ना, फिर F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इस तरह से याद है ना, बताए थे ना। तो ये याद रखना।
दूसरा क्या है, इसमें आवेश स्थिर होता है। ठीक है, लिख के चल सकते हो, लेकिन इसके बदला लिख सकते हो जो इसका मान जो होता है ना, अधिक दूरी से लेके, मतलब बहुत अधिक दूरी से लेके बहुत कम दूरी तक लागू होता है, ये लिख लेना। ठीक है, ये तो सही है ही, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, सभी ने यहाँ 2 बिंदु कर लेना, समझ रहे हो ना तुम लोग। और यहाँ लिख देना, यह 2 बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, लागू होता है, नंबर 1। नंबर 2 में लिख देना, यह अधिक दूरी से लेके कम दूरी तक लागू होता है। तीसरा में लिख लेना कि यही नियम हमें बताता है कि वांडर वाल बल कैसे कार्य करते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं ना, उसको तुम लिख लेना। ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन सही भी नहीं कह सकते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं ना, उसको तुम नोट कर लेना। एक बार पुनः हम बोल देते हैं, वीडियो को पुश करके सुन लेना जब आपको लिखना होगा। तो सबसे पहला कि यह नियम 2 बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, नंबर 1। नंबर 2, यह नियम अधिक दूरी से लेकर कम दूरी तक लागू होता है। नंबर 3, यही नियम हमें बताता है कि वांडर वाल बल कैसे कार्य करते हैं। ये 3 याद रखना, 2 लिख लेना। ठीक है, वैसे क्लास में मैंने बहुत कुछ बताया था, 10-15 नहीं, 4 से 5 हम इसका जो है सीमा लिखाया था। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि वाटहीन धारा क्या है। इस पिछले क्लास में बताए थे, पिछला सीरीज में, और ये भी बताया ना, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति खर्च न हो तो परिपथ की धारा को ही वाटहीन धारा, ये अच्छा डिफिनीशन है, लिख लेना। यदि किसी परिपथ में, कौन सा परिपथ, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति खर्च न हो तो परिपथ की धारा को ही वाटहीन धारा कहते हैं। और वाटहीन धारा की जो कार्य प्रणाली है, जो इसकी रचना है ना, ये चौक कुंडली पर आधारित है। चौक कुंडली क्या होता है तो मैंने बताया था ना, नरम लोहे के ऊपर क्या करते हैं, तांबा का तार लपेट कर, पिछले क्लास में बताया भी था। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग रख लेना। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है डायनेमो क्या है। तो डायनेमो क्या है, तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। साइकिल में लगा रहता था ना, बताए थे ना पिछले क्लास में, देखो ना वीडियो पीछे उपलब्ध है, सब कुछ समझा चुके हैं। वही प्रश्न बार बार आ रहा है। और पूछेगा डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा था, 2018 या 17 में दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, 19 या 18 में, तो ये प्रश्न पूछा। जो दरोगा का देख रहे हैं, दरोगा की तैयारी करने वाले लोग, वो भी समझ रहे होंगे। और यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न 26 की ओर। 26 कह रहा है कि संधारित्र के किन्हीं 2 उपयोग को लिखें। संधारित्र है ना, इसके 2 उपयोग लिखो। तो सबसे पहले संधारित्र का जो 2 उपयोग है, एक ऊर्जा संचायक के रूप में, यानी ऊर्जा को ये अपने अंदर जमा रखता है, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनों परिपथों के रूप में। ठीक है, याद रहेगा, ऊर्जा संचायक के रूप में, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनों के परिपथों के रूप में, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है। स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसके जीवनोपयोगी उपयोग लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिखेंगे। क्या कहता है, कहता है आकाश के एक निश्चित क्षेत्र की बाह्य क्षेत्र से, आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को कर देना, बाह्य क्षेत्र से, बाह्य मतलब बाहरी क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को ही स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। यानी आकाश का जो एक निश्चित क्षेत्र है, उसको बाहरी क्षेत्र से हम क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो इस परिघटना को ही क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहेंगे। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग वर्षा के समय, यहाँ वर्षावत लिखा है, वर्षा के समय कर देना। वर्षा के समय में तूफान जब आती है ना, तब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है, जिसको ठनका कहते हैं, वज्रपात कहते हैं। आकाश में देखते हैं ना, चमकीला हुआ मतलब चमकता हुआ एक रोशनी दिखाई देती होगी, वज्रपात ठनका आवाज़ एक वाइब्रेट करता है ना। तो वर्षा के समय क्या होता है, जब तूफान आता है तो आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है, तो उस समय खाली मैदान यानी खुले मैदान की अपेक्षा कार या बस के अंदर रहना ज़्यादा सुरक्षित होता है। यानी खुले मैदान की अपेक्षा आप बस में हैं या कार में हैं तो ये ज़्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि कार या बस का जो आवरण होता है, आवरण का मतलब उसके चारों तरफ ढका होता है, वो क्या करता है, तो परिरक्षण प्रदान करता है। ये भी याद कर लेना, अपने अनुसार भाषा बना लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कहता है ना कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर को लिखे, तो याद रखना। अगला जो प्रश्न है
ये कह रहा है कि क्यूरी का नियम क्या है। तो इस क्यूरी का नियम सीधा लिखा देते हैं, देख लो। इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे काय सफिक्स में एम मतलब मैग्नेटिज्म, काय सफिक्स में एम बराबर समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ अल्फा लगा दिए है ना 1/T। ठीक है, यही क्या है, क्यूरी का नियम है। क्यूरी का नियम पूछेगा तो एक लाइन बता देना कि इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात काय सफिक्स में m बराबर A1/T, यही क्यूरी का नियम है। याद रखना, एक लाइन में इसका जवाब लिख देना। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 29 नंबर कि विद्युत चुंबक के किन्हीं दो गुण को लिखें। ये 8वां में भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। विद्युत चुंबक के दो गुण क्या है? तो विद्युत चुंबक को जब आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे ना तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके ठहरता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? तो विद्युत उपयोग कह रहा है यहाँ पे, वो तो गुण उसका हो गया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे उपयोग कह रहा है, उपयोग पे ध्यान देंगे, गुण पे नहीं। तो उपयोग जो है नंबर 1 में, इसका जो उपयोग होता है विद्युत घंटियों, ध्वनि विस्तारक एवं दूरभाष यंत्रों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ विद्युत घंटी होता है ना वहाँ पर इसका उपयोग बहुत बारीकी से किया जाता है। दूसरा, अस्पतालों में आँख तथा शरीर के अन्य किसी भाग में, है ना, अन्य किसी भाग में लोहे तथा स्टील के टुकड़े निकालने में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आँख में अगर छोटा सा कोई लोहा का टुकड़ा चला गया या कान में चला गया तो उस तरह से इसका बनाया जाता है, स्ट्रक्चर होता है कि आराम से जो है ना, चूँकि लोहा तो ऑटोमेटिक है इसकी ओर आकर्षित होगा, तो उसको आप देखेंगे गंगा नहाने के क्रम में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चुंबक जो है ना वो रस्सी बांध के रखते हैं। और लोहा वाला अगर जैसे सिक्का में तो लोहा का तो कुछ गुण होता है, सटाते हैं कोई भी चीज़ पानी के अंदर और वो चिपक के निकल जाता है। बस वही चीज़ यहाँ पे आप समझ सकते हो, उतना समझदार आप लोग हैं ही। तो दो उपयोग आप लिख देंगे। अगला जो है प्रश्न है, ये काफ़ी बार पूछा भी है। प्रश्न कह रहा है कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, समझाइए। किरचॉफ का नियम आप तो जानते हैं। दूसरा नियम, किसी बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। फिर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमने व्यंजक भी प्राप्त किया था। क्लियर? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित भी है। तो क्या इसका डिफिनेशन तो लिखेंगे, हम जानते हैं, जानत लिखा हुआ है, जानते कर देना। हम जानते हैं कि प्रति एकांक आवेश के ऊर्जा से फोटोन को, फिर से बोल देते हैं, हम जानते हैं कि प्रति एकांक आवेश के ऊर्जा से वोल्टेज को परिभाषित किया जाता है। एक बात क्लियर? अतः प्रति एकांक आवेश के ऊर्जा में वृद्धि प्रति एकांक आवेश द्वारा खर्च ऊर्जा के बराबर होता है। यानी प्रति एकांक आवेश ऊर्जा में जो वृद्धि हुआ है ना वो प्रति एकांक आवेश द्वारा खर्च ऊर्जा के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब बंद परिपथ में आरोपित वोल्टेज का जो मान होगा वो सभी प्रतिरोधकों के परितः विभवांतर के क्या होगा, तो बराबर होता है। एवं साथ ही आरोपित विभवांतर हमेशा खर्च वोल्टेज के क्या होता है, तो बराबर होता है। ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए, थोड़ा सा इसका हम जूम कर देते हैं, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट निश्चित तौर पर रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न पेल्टियर प्रभाव की ओर। पेल्टियर प्रभाव ज़्यादा नहीं पूछा है लेकिन पूछ देता है। पेल्टियर प्रभाव कहता है क्या, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। पेल्टियर प्रभाव कहता है इस प्रभाव के अनुसार, इन पेल्टियर प्रभाव में उसका तारों के छोरों पर जो संधि क्या है, पेल्टियर प्रभाव में उसका तारों के छोरों की संधि पर उत्पन्न होती है। यानी पेल्टियर प्रभाव जो होता है ना, जहाँ पे दो तार होता है ना, जैसे ये तार हुआ, ये तार हुआ, तो जहाँ पे संधि होता है ना वहाँ पे ये उत्पन्न होता है। तो सीधा कह सकते हैं पेल्टियर प्रभाव वह प्रभाव है जो दो तारों के संधि पर क्या होती है, उत्पन्न होती है। याद रहेगा, पेल्टियर प्रभाव वह प्रभाव है जो दो तारों के संधि पर क्या होती है, उत्पन्न होती है। ऐसे प्रभाव को ही पेल्टियर प्रभाव कहते हैं, एक लाइन में। अगला जो प्रश्न है वो है वायुमंडल में विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों? ये प्रश्न है। प्रश्न को अच्छा से पढ़ना। वायुमंडल में या वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं, ये भी पूछ सकता है, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है क्यों? तो आप जानते हैं वायुमंडल में मुख्यतः क्या होता है, तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस होता है। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प,
हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक तथा धूलकण होते हैं। इतना बात याद रहेगा। यानी नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है, और ऑक्सीजन के अलावा CO2, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक तथा धूलकण होते हैं। और जब सूर्य की किरण इन यौगिक कणों तथा धूलकण से होते हुए, मतलब इसमें होते हुए, है ना, क्या होता है, टकराते हैं, तो ये सभी यौगिक जो होते हैं, मतलब सूर्य के जो किरण होते हैं, इन यौगिक किरणों तथा धूल कणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देते हैं, यानी आयनीजेशन कर देते हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अतः वायुमंडल जो होता है विद्युत का क्या होता है, उदासीन नहीं होता है। क्लियर, याद रखोगे, स्क्रीनशॉट रख लेना, इसका परिभाषा खुद से लिख लेना। आखिरी प्रश्न जो आज का है, ये प्रश्न है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युता। परावैद्युता यहाँ लिखा है, परा लिख दिया। परावैद्युता से आप क्या समझते हैं? तो इसमें दो प्रश्न, एक ध्रुवीय है और एक अध्रुवीय है। अब परावैद्युता लिखने हैं, परा कर दिया, ध्यान रखना। ध्रुवीय परावैद्युता ये सही है। क्या होता है? तो वैसा परावैद्युता जिनमें धन आवेश और ऋण आवेश, यानी धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग होते हैं। दोनों का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, अलग अलग होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युता कहलाते हैं। जैसे H2O, HCl, ये सब ऐसे यौगिक, मतलब क्या कह सकते हैं, गैस हैं, यौगिक के, जो आप लोग पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में है, कि इन पे जो है धन और ऋण दोनों अलग होते हैं। जैसे क्लोरीन पे पढ़ते हैं Cl- होता है, पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से सर पढ़ाए भी होंगे। तो इस तरह से ये क्या होते, काम करता है। क्लियर। अगला जो है ध्यान दीजिएगा, अध्रुवीय परावैद्युता। अध्रुवीय परावैद्युता क्या है? तो वैसा परावैद्युता जिनमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। यहाँ पे आपने क्या देखा, धन और ऋण अलग अलग बिंदु पे था, तो ये ध्रुवीय हो गया। और जहाँ पे धन और ऋण का बिंदु जो है अलग अलग होता है, सॉरी एक ही जगह पे होता है, वो क्या हो जाएगा, तो अध्रुवीय परावैद्युता हो जाएगा। ठीक है, जैसे H2 हो गया, यहाँ देखिए H2O है, यानी H2 के साथ O लगा हुआ है, लेकिन यहाँ H2 अलग है, O2 अलग है, CO2 हो गया। ये सब क्या हो जाते हैं, तो अध्रुवीय परावैद्युता के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका तीसरा सीरीज जो है टोटल 32 क्वेश्चन का समाप्त होता है। इसका कुछ सीरीज और बचा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप विश्वास रखें कि आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो ही रही है, सब्जेक्टिव का भी तैयारी करा ही रहे हैं, और साथ साथ जो लॉजिक हम बताएं उसको भी हम जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखेंगे।